एक हम लोग का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो स्टूडेंट्स, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो हम लोग को इलेक्ट्रिकल्स मेजरमेंट्स में, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट्स में आपको पढ़ना है। इसी ब्रांच को भी हम लोग का मेजरमेंट्स, वो लोग का गेट का सिलेबस में नहीं है शायद, लेकिन ईएस का सिलेबस में है। वो लोग का भी मेजरमेंट्स पढ़ना है। व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक में मिल जाएंगे, बट व्हीट स्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चंस जो ज़्यादा जो डिटेल रूप से जो पढ़ना है हम लोग को नेट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स में हम लोग को पढ़ना है। बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं बेसिक्स में, चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बस ओवरव्यू हम लोग देखते हैं, लेकिन जो भी डिटेल्स जो पढ़ना है वो डिटेल्स हम लोग मेजरमेंट्स में पूरा उसका डिटेल देखेंगे। और इसी ब्रांच का जो भी है मेजरमेंट हम लोग का उससे व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे उसी से वो लोग का भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ उसमें बैलेंस ब्रिज हम लोग को चेक करना रहता है, ना व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट में। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। ए बी सी एंड डी। तो प्लस एंड माइनस 3i, दिस इज द current control voltage source. The current control voltage source, this is the dependent voltage source. Dependent voltage source, it means dependent voltage, this is dependent voltage source। और ये हम लोग करंट पर, ये किसी और के करंट के वैल्यू पर हम लोग का डिपेंड कर रहा है। सपोज दिस इज आई, आर, R1, R2, R3 एंड R4। Now next bridge here, R1, R2, R3 and R4। This is voltage source here, plus minus E, for E, there is connected here G, A, B, C and D। देखिए यहाँ पे, अगर सपोज करिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग का 1 है, 1 ओम है, इसका भी हम लोग का 1 ओम है, दिस इज द 1 ओम, दिस इज इक्वल टू 1 ओम, सबका 1 1 1 1 है। अकॉर्डिंग टू द व्हीट स्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू द व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज, R1 divided by R2 is equal to R3 divided by R4। So what is the current flow through this branch current? I। तो बताइए ये क्या बैलेंस ब्रिज है? बैलेंस ब्रिज है या नहीं? और बैलेंस ब्रिज अगर हम लोग का है तो क्या इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा?
क्लियर बताइए। यहाँ पर हम लोग का R1/R2 एंड R3/R4 यहाँ पर लिखते हैं 1/1 इक्वल टू 1/1। ये तो हम लोग का इक्वल आ गया। तो इक्वल अगर हम लोग का अगर आता है तो क्या ये तो हम लोग का ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस है। दिस इज नॉट ए बैलेंस ब्रिज। व्हाई दिस इज नॉट ए बैलेंस ब्रिज? देखिए यहाँ का जो वोल्टेज हम लोग का होना चाहिए VB और VD। तो VB और VD का वोल्टेज हम लोग का क्या होना इक्वल हम लोग का होना चाहिए। R1/R2 equal to R3/R3 and then next condition here VB is equal to VD। ये भी एक कंडीशन हम लोग का है इसका कि VB और VD का वैल्यू हम लोग को इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग का बैलेंस जो ब्रिज होगा वो ब्रिज हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का बैलेंस होगा। बट दिस इज नॉट ए बैलेंस ब्रिज। नाउ दिस इज नॉट ए बैलेंस व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज। इसको लिख लीजिएगा, दिस इज नॉट ए व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज। ये व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज क्यों नहीं है? आखिर हम लोग बोल दिए कि ये तो आपको देख करके लग रहा है ना कि बैलेंस है, R1/R2 1 ओम है, R3/R4 1 ओम है। लेकिन हम लोग का ये भी ध्यान रखना है कि VB इक्वल टू VD। आप बोलिए कि VB इक्वल टू VD कैसे नहीं, ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? अब ये डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसकी एक रोज का जो वोल्टेज का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ये जीरो कैसे पॉसिबल हम लोग का? यानी कि VB माइनस VD इक्वल टू हम लोग का जीरो होना चाहिए। VB माइनस VD यानी कि दिस इज VBD। VBD बोल सकते हैं इसको। तो VBD इक्वल टू VB माइनस VD इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो VB माइनस VD इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल होगा जब VB और VD का वैल्यू हम लोग का इक्वल होगा। तो क्या इस केस में हम लोग का VB माइनस VD का जो वैल्यू है वो क्या जीरो है? जीरो तभी हम लोग का पॉसिबल होगा जब अगर इस वैल्यू का हम लोग का जीरो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो करंट का जो वैल्यू जो डिपेंडेंट ये करंट दिया हुआ है, ये करंट का वैल्यू जीरो नहीं है। तो जब तक इस करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा तब तक तो हम लोग का ये वोल्टेज सोर्स जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए जीरो। यहाँ पर ये इक्वल टू जीरो नहीं है, इसीलिए ये लाइन हम लोग लिखे हैं, दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग करेंट्स आई का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये करेंट्स का आई पर ये वैल्यू हम लोग का डिपेंड कर रहा है, जो कि हम लोग का ये जीरो तभी हम लोग का हो सकता है जब ये करंट का वैल्यू जीरो होगा। और जब तक करंट आई का वैल्यू जीरो नहीं होगा तब तक ये भी वैल्यू जीरो नहीं होगा। और जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं होगा तब तक हम लोग का VB इक्वल टू VD नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर क्या है? दिस गैल्वेनोमीटर इज मेजर द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट VB एंड VD। तो VB और VD के पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग को गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसमें करंट का वैल्यू हम लोग को जीरो होना चाहिए। तो करंट का वैल्यू जीरो तभी हम लोग को होगा जब अगर हम लोग VB और VD का वैल्यू हम लोग को इक्वल हो जाएगा। जब VB और VD का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर जो मेजर करेगा ये VB माइनस VD में VD को मेजर करेगा। जैसे हम लोग लिखे हैं, जो भी गैल्वेनोमीटर हम लोग यहाँ पर लगाए हैं कि इस नोड और इस नोड के बीच में, ध्यान समझिएगा, ये गैल्वेनोमीटर हम उठाए, दो गो पॉइंट है, एक पॉइंट को यहाँ रखे और एक पॉइंट को यहाँ पर रखे। इसके बाद हम लोग मेजर किए कि यहाँ इस पॉइंट और इस नोड के बीच का वोल्टेज कितना होगा। तो ये जब एक पॉइंट यहाँ लगा और एक पॉइंट यहाँ लगा, तो ये गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि दोनों के जो वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी कि VB इक्वल टू VB माइनस VD कितना हो रहा है। अगर हम लोग का ये गैल्वेनोमीटर VB और VD के वैल्यू को जीरो बता रहा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल हम लोग का इक्वल हम लोग का है। जितना वैल्यू VB का है उतना ही वैल्यू हम लोग का VD का है। तो इसके एक रोज का जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो करंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस कंडीशंस में हम लोग का ये सेटिस्फाई होना चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज में कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन ये दोनों का पोटेंशियल हम लोग का सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का इस ब्रांच के थ्रू का करंट हम लोग का जीरो होगा। जब तक हम लोग का इस ब्रांच का करंट हम लोग का जीरो नहीं होगा तब तक हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का बैलेंस नहीं होगा। और जब अगर हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस अगर हो जाएगा,
इसका मतलब इसके थ्रू का करंट का वैल्यू हम लोग को 0 होगा। तो ये सब पूरा डिटेल हम लोग को मेजरमेंट में हम लोग को पढ़ना है। बट हम लोग का आपको सर्किट थ्योरी का जो बेसिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल हम लोग क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा सिर्फ। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के स्थान पर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, और वो रेजिस्टेंस से पूछा जाता है कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा। तो वहां पर हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि इसका पोटेंशियल निकालते हैं फिर इसका पोटेंशियल, उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना रहता है। ये सब डिटेल के लिए हम लोग को मेजरमेंट्स में पढ़ना है। बस सर्किट थ्योरी में उसका एक बेसिक है, बेसिक का पार्ट पूछा जाता है। बेसिक का पार्ट्स का मतलब यह हुआ कि आपको थोड़ा बहुत हीट स्टोन ब्रिज के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लगा कर दिया हुआ है, तो यही सिर्फ चेक करना है कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। सिर्फ उसके लिए आपको एक ही पॉइंट जो है यही सफिशियंट है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अगर पूछा जाता है डिटेल रूप से, तो आपको ये डिटेल रूप दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का बैलेंस होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखें, आपको ये क्वेश्चन देख करके लग रहा था कि ये ब्रिज तो बैलेंस है, अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो इसके थ्रू का करंट हम लोग का जीरो होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए ये ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का वीबी और वीडी का जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ ये जीरो नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग का ये व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का बैलेंस नहीं हुआ। ये सर्किट और ये सर्किट हम लोग का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बशर्ते वहाँ यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था, और ये वोल्टेज सोर्स ये बता रहा था कि इसके इसके बीच का वोल्टेज हम लोग का जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल एक गैल्वेनोमीटर है, इसको आप हटा भी सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर इसलिए दिखाए हैं कि ये गैल्वेनोमीटर ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस का वोल्टेज हम लोग को बता रहा है। तो ये बता रहा है कि हम लोग का इसके दोनों का पोटेंशियल हम लोग का वीबी इक्वल टू वीडी हो रहा है। तो उस कंडीशंस में R1/R2 R3/R4 भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ये VB इक्वल टू VD भी हो रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस का वैल्यू हम लोग गैल्वेनोमीटर जीरो बता रहा है। तो उस कंडीशंस में व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का बैलेंस होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। हियर R1/R2 इन दिस कंडीशन हियर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 एंड नेक्स्ट हियर VB इक्वल टू VD। ये जब कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा, तो नाउ देन टू I इक्वल टू 0, देन current flow through galvanometer will be 0. Current I flows through galvanometer will be, galvanometer ब्रैकेट में G कर लीजिए, galvanometer ब्रैकेट में G will be 0, will be 0। तो करंट थ्रू दिस ब्रांच का करंट तभी हम लोग का जीरो होगा, तो VB इक्वल टू VD जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो हम लोग का बैलेंस नहीं होगा, इसके थ्रू कुछ ना कुछ हम लोग का करंट फ्लो करेगा। देखो उतना आपको सर्किट थ्योरी में उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास एक सर्किट रहेगा, उस सर्किट को आपको देख करके सिर्फ R1/R2 इक्वल टू R3/R4 करना, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिज बैलेंस होगा, करंट उसमें हम लोग को फ्लो करेगा। क्योंकि इस बेसिक्स में, नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स में उतना डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ऐसे ये सब भी नेटवर्क, ये सब मेजरमेंट्स में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन सर्किट थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको हर जगह आपको मिल जाएगा उस टाइप से क्वेश्चंस। कभी आप एनालॉग पढ़िएगा तो लगेगा कि सर्किट थ्योरी का क्वेश्चंस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ने जाइए तो वहाँ भी लगेगा कुछ उसका बेसिक्स वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़िएगा तो वहाँ भी यूज होगा इसका। पावर सेक्टर भी पढ़िएगा तो वहाँ भी इसका यूज होगा। तो वहाँ से जब अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक में वहाँ से भी उठा करके दोनों को मिला करके पूछ दिया जाता है। तो वो सब भी क्वेश्चन आपको इस बेसिक्स में, सर्किट थ्योरी के बेसिक्स में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम लोग। इस पॉइंट को जरूर आप लोग याद रखिएगा, ए बी सी एंड डी। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इस गैल्वेनोमीटर जहां पर कनेक्टेड है, जिस रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्चुअली में सर्किट थ्योरी में रेजिस्टेंस रहेगा, तो जिस रेजिस्टेंस में करंट्स का वैल्यू को फाइंड करना है, उस रेजिस्टेंस को आप बी और डी के बीच में कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ब्रिज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
The current in 25 ohm resistor will be the current in 25 ohm resistor will be this is resistance here, this is resistance, voltage, resistance, resistance, resistance. This is 20 ohm, 10 ohm, 25 ohm, 80 ohm, 40 ohm, 100 volt. Option here 5 ampere, 4 ampere, 2.5 ampere and 0 ampere. तो आपको हम लोग करंट का फाइंड करना है 25 ओम रेजिस्टर्स के क्रॉस थ्रू का। जहां भी आपको 5 रेजिस्टेंस दिखेगा ना, 5 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स, जहां भी हम लोग का 5 रेजिस्टेंस दिखेगा वहीं पे आप लोग कोशिश कीजिएगा हीट स्टोन ब्रिज अप्लाई करने का। ये नहीं कि 3 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर 5 रेजिस्टेंस रहेगा तभी हम लोग का वहां पे आपको हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन सोल्व होगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा 5 रेजिस्टेंस उसमें गिवन रहेगा, आप लोग जरूर उसको ध्यान रखिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज एक बार अप्लाई करने की जरूर कोशिश करिएगा। ऐसे केसीएल के भी अप्लाई करिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप व्हीट स्टोन ब्रिज से अगर अप्लाई करते हैं, अगर वो अप्लाई अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। फिर इसको हम लोग देखते हैं। लेट अस सपोज हियर पॉइंट ए, इसमें हम लोग 5 रेजिस्टेंस एक वोल्टेज सोर्स है। अब हम लोग इसको व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ए बी सी एंड डी। अभी हम लोग देख रहे थे जिस रेजिस्टेंस से क्रॉस निकालना है उसको बी और डी के बीच में लेके आपको आना है। तो बी और डी यहाँ पर हम लोग सपोज ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये 3 पॉइंट हुआ। और ए एंड सी के बीच में हम लोग का ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी के बीच में 20 ओम, एंड बीच के बीच में 20 ओम, एंड बी एंड सी के बीच में 10 ओम, 10 ओम, बी एंड सी एंड ए एंड डी के बीच में 80 ओम, एंड सी एंड डी 40 ओम, 40 ओम, एंड बी एंड डी 25 ओम, 25 ओम। इस ब्रांच के थ्रू का करंट को पूछा जा रहा है, दे टू फाइंड द करंट आई। इस 25 ओम, तो अब आपको चेक करना है क्या ये हम लोग का बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो बहुत इजी रूप से पता चल जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग का बैलेंस नहीं हुआ तो उस कंडीशन से मैं आपको इस नोट पर सब पे आपको केसीएल अप्लाई करके आपको सोल्व करना होगा, समझ में। अगर हम लोग का ये बैलेंस है तो ठीक है, अगर हम लोग का ये बैलेंस नहीं हुआ तो उस कंडीशंस में आपको ये जो नोट दिया हुआ है इस नोट पर आपको केसीएल अप्लाई करके सोल्व करते हैं, ये हम लोग का सोल्व होगा। केसीएल या केवीएल जैसे आपको अप्लाई करना होगा अप्लाई करिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए इसको पहले चेक करते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। तो now by Wheatstone bridge, by Wheatstone bridge
R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं R1/R2 का वैल्यू कितना आ रहा है। R1 का वैल्यू 20, R2 का वैल्यू 80, ये हम लोग का हो जाएगा 1/4। R3 डिवाइड बाई R4, R3 का वैल्यू हम लोग 10 एंड R4 का वैल्यू 40, दिस इज 1/4। तो देयर R1/R2 एंड R3/R4 हम लोग सेम आ गया, this is 1/4. It means here given bridge is balanced, that is given bridge is balanced. तो जब अगर हम लोग गिवन ब्रिज हम लोग का बैलेंस्ड होगा, गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन देयरफॉर करंट फ्लो थ्रू द 25 ohm resistors will be 0. Now therefore I is equal to, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, I is equal to 0। कितना आसानी से बन गया ना। तो कहीं 5 रेजिस्टेंस रहेगा, एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो आप लोग जरूर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें हुई टेस्ट ब्रिज अप्लाई करिएगा, उससे अगर जैसे आप बैलेंस होगा तो आपको करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन 90% केस में जब गेट में क्वेश्चन दिया जाता है 5 ओम रेजिस्टेंस का, तो ब्रिज हम लोग का नॉर्मली बैलेंस रहता है, और बैलेंस अनबैलेंस होता है तो फिर केवीएल का सेल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बैलेंस हो गया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी रूप से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, the current I in ampere, the current I in ampere in the 2 ohm resistor, in the 2 ohm resistor of the given network is G, of the given network is this is a fill in the blank question. This question asked in GATE 2015, GATE 2015. Given circuit here, resistance, 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 and there is 5 volt plus minus 5 volt. Resistance 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm and 2 ohm. The current I in the 2 ohm resistors, तो 2 ohm resistors के थ्रू का करंट हम लोग को पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए I। ये हम लोग गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग इसमें भी हम लोग देखिए 1 2 3 4 5, जैसे गिवन है 5 रेजिस्टेंस और ये 1 वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें भी हम लोग पहले कोशिश कर लेंगे कि क्या ये ब्रिज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम लोग का ब्रिज बैलेंस होगा तो आई इक्वल टू हम लोग का 0 हो जाएगा। अगर हम लोग का अनबैलेंस अगर हुआ तो फिर तो आपको केवीएल केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद में सोल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं फ्री टेस्ट ऑन ब्रिज ए बी सी एंड डी। अभी हम लोग देख रहे थे ए और सी के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करिएगा, इसके बाद बी और जो भी वैल्यू हम लोग फाइंड करना है बी और डी के बीच में फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। ये क्या आ रहा है जैसे हम बता देते हैं, ये हम लोग का बैलेंस ब्रिज आ जाएगा, आप लोग बनाइएगा उसको। बैलेंस ब्रिज जैसे होगा ये आई का वैल्यू हम लोग का इसमें
जीरो हो जाएगा। तो ये आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स आप लोग लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वो सब क्वेश्चन आपका हो चुके हैं। जैसे अभी मैंने बात कर रहा था कि कोई भी मेजरमेंट्स में दिख सकता है, या हम लोग का मेजरमेंट का क्वेश्चन सिर्फ बेसिक में दिया जाता है। देखिए एक्चुअली वो मेजरमेंट्स का क्वेश्चन तो है नहीं, आपको उसके बारे में सिर्फ क्या पता है इसलिए वो लोग जानना चाहता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट थ्रू द ammeter is the current through the ammeter is this is given a voltage source, there is the given resistance, also a resistance, there is given resistance 1 ampere, 5 ohm ammeter, 4 ohm, 6 ohm and 10 volt. Thus given option A 1 divided by 7.4, option B 0 ampere, option C 5 by 9 ampere, option D 2.4 divided by 7.4 ampere. So this is the 1 ampere, 5 ohm. This there is a given here ammeter 4 ohm, 6 ohm and 10 volt. तो ध्यान दीजिए इधर, अगर हम लोग कहीं भी किसी ब्रांच में आमीटर लगाया है, आमीटर का मतलब ये मत समझिए कि इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा यार, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाता है। अब सिंपल इसमें कुछ सोचिए नहीं, ये एक वायर है, आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक आमीटर दे दिया गया, ठीक है। अब बोला गया कि ये एक वायर है, एक ये वायर है और एक आमीटर दे दिया गया। आमीटर जब अगर दिया जाएगा तो एक पॉइंट यहाँ लगाइएगा और एक पॉइंट वहां पर लगाइएगा, और इसके बाद मेजर कीजिएगा कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो किसी भी ब्रांच में जब करंट अगर कितना फ्लो कर रहा है, जो हम लोग आमीटर जो यूज करते हैं, आमीटर हमेशा उस ब्रांच में उस वायर के सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तभी तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि उस ब्रांच के थ्रू होकर के इस आमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वही हम लोग का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ये आपके पास एक अमीटर दे दिया है हुआ, एक अमीटर को लगाया गया, बताया जा रहा है कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर अमीटर लगाया है। कभी भी ये मत कंफ्यूज करिए कि यहाँ पर अमीटर लगा दिया तो इसके रोज का वोल्टेज क्या होगा, ये उतना नहीं दिया हुआ रहता है। आपको जब कभी भी अगर सर्किट में अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये एक आइडियल अमीटर दिया हुआ रहता है। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब के बारे में हम लोग गलवेन इसका पूरा मेजरमेंट में पूरा हमको डिटेल रूप से पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ पर उतना आप ध्यान नहीं देना है। कोई भी अगर किसी भी सर्किट में अगर अमीटर यूज किया गया, वोल्ट मीटर यूज किया गया, इसका मतलब ये बताने के लिए अमीटर यूज किया गया है तो उस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर वोल्टेज मीटर लगाया गया है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि उसके क्रॉस का वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज कितना हो रहा है, किसी भी दो नोड के बीच का वोल्टेज कितना हो रहा है, ये सब फाइंड करने के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है। अब सिंपल रूप से इस अमीटर को आप हटा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल ये अमीटर इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इस अमीटर का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये आपको बताना है, और इसमें कुछ नहीं बताना है। आपको ये सिर्फ बताना है कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर अमीटर लगा दिया गया है। तो जिस ब्रांच में अगर करंट फाइंड करना होता है, उस ब्रांच को आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए।
और जहां पर छेड़खानी कीजिएगा तो फिर आपका पूरा समीकरण जो है क्वेश्चन बनाने का पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग का इस ब्रांच का करंट निकालना है तो आपको इस ब्रांच में कुछ भी छिड़काई नहीं करना चाहिए। आप इधर इधर जितना भी कुछ दिया हो उसमें आप जो करना होगा वो कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे यहाँ पर ये करंट सोर्स दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ पैरेलल में, तो इसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कैसे करना है नहीं करना। यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, इस वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा। इस पैरेलल का निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर करंट रहेगा, फिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। या आप एक और कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर अमीटर तो इस तरह से दिया हुआ, ये बताना है कि आपको इस ब्रांच में करंट कितना होगा। अब सिंपल वे में क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए ये नोड और ये दोनों एक ही नोड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो आप सिंपल इस नोड पर आप केसीएल अप्लाई कर दीजिए। इस केसीएल अप्लाई करने के बाद इसका वोल्टेज निकाल लीजिए। अब इसका वोल्टेज निकालने के बाद इस ब्रांच का करंट निकाल लीजिए। इस ब्रांच में जितना भी करंट फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का इस ब्रांच का करंट हम लोग का होगा। अब इस ब्रांच में इधर से 1 एम्पियर आ रहा है तो इसमें कितना फ्लो करेगा, तो हम लोग का इसमें कितना डायरेक्शन जाएगा। या अगर आप इस ब्रांच का करंट निकाल लीजिए, इस ब्रांच का करंट निकाल लीजिए, जितना भी ब्रांचेज है सबका करंट निकल जाएगा, तो आपको इस ब्रांच का भी करंट हम लोग को पता चल जाएगा। तो आपको जैसे फाइंड करना होगा वैसे फाइंड कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है कहीं भी ब्रांच में, उस ब्रांच को आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है जहां भी फाइंड करना है, उस वायर को वहां का जो भी रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का आपको इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आपको कुछ भी नहीं करना है। जो करना है आपको यहाँ से इधर करना है और यहाँ से आपको इधर करना है। द सिंपल ये एमीटर ये बता रहा है, इसलिए यूज करके अब दिखाया जा रहा है कि इस ब्रांच में करंट का वैल्यू कितना फ्लो करेगा। तो चलिए पहले हम लोग सबसे आसान, आप केसीएल भी अप्लाई करके बना सकते हैं। आप लोग यूज करिए केसीएल, आपसे भी हो जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो करंट सोर्स है इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग करंट सोर्स में, ताकि ये भी आपको concept थोड़ा याद रहे। ना दिस इज कन्वर्ट इनटू द करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पर मीटर यूज किया गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस हम लोग आ जाएगा, और ये हम लोग का करंट सोर्स हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखिए, इधर यहाँ पर एरो का डायरेक्शन दिया हुआ अपवर्ड। एरो का डायरेक्शन अपवर्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लोग का प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट टू द रेजिस्टेंस 1 × 5। यहाँ का हम लोग का रेजिस्टेंस सेम रहेगा 5 ओम, ये हम लोग का 4 ओम, ये हम लोग का 6 ओम हो जाएगा। अब हम लोग का करंट देखिए, यहाँ अगर हम लोग का प्लस है, एरो का डायरेक्शन हम लोग का अपवर्ड में होगा। जहाँ प्लस रहता है उसी से हम लोग का एरो डिसाइड करते हैं। ये हम लोग का करंट हो रहा है, तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यानी कि 10/6 हो जाएगा करंट। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग का सिंपल हो गया। अब हम लोग ये जो पैरेलल है इसको हम लोग पैरेलल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पैरेलल अगर हम लोग पैरेलल निकालेंगे, 4 × 6 हो जाए, 4 पैरेलल 6 इक्वल टू 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6, तो 24/10 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेजिस्टेंस हम लोग का 24/10 हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग का दोनों का एक इक्विवेलेंट निकल गया, यहाँ करंट सोर्स है। अब इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग का सीरीज में आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग इसको लिखते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस हियर, ammeter, this there is the resistance in series here, there is voltage source, there is voltage source, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम लोग का 5 हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5 ओम। ammeter इसका हम लोग का रेजिस्टेंस का 24/10 हो जाएगा, 24/10 ओम। यहाँ का हम लोग का वोल्टेज का वैल्यू
रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस ये है, करंट इंटू ये है, तो रेजिस्टेंस करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 24 डिवाइड बाई 10, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा, देयर इज इक्वल टू 4 वोल्ट। आप सिंपल क्या करिए, आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से केवीएल अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 5 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो करंट्स का डायरेक्शन हम लोग को आमीटर में, करंट्स का डायरेक्शन हम लोग का इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ऐसे भी यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया हुआ है। जहां भी करंट्स का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, वहां पर ऑप्शन में जरूर पॉजिटिव निगेटिव दिया रहेगा, और नहीं तो उसका करंट्स का वैल्यू हमेशा उसका पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ऑप्शन में पॉजिटिव दिया हुआ रहता है। कहीं भी आप करंट का वैल्यू फाइंड करिएगा, वहां पे आपको वहां पे वो करंट का डायरेक्शन गिवन रहेगा, बट इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन नहीं गिवन है, आर्मेचर सिर्फ लगाया गया। इसका मतलब हम लोग का इसका जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग का प्लस ही आएगा। इसीलिए करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए 5 वोल्ट से 4 वोल्ट की ओर हम लोग का फ्लो करेगा, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा। इसमें सपोज करते हैं ये करंट आई, आप अप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग का रेजिस्टेंस का पोलैरिटी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अप्लाई करेंगे केवीएल, यहाँ पर हम लोग का राइज हो रहा है, तो +5, उतना तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। रेजिस्टेंस 5, तो ड्रॉप हो रहा है -5i, यहाँ पर हम लोग का -24 डिवाइड बाई 10i, यहाँ पर हम लोग का ड्रॉप -4 इक्वल टू, तो यहाँ से सोल्व करेंगे आप लोग, ये हम लोग का 50 50 24 74 this is 74i divided by 10, इसको उस साइड लेगा 5 और 1 हो गया इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हियर i, इधर इसको लिखता है हियर i इज इक्वल टू 10 divided by 74, it means 1 divided by 74 divided by 10, 1 divided by 7.4 एम्पियर। तो इसका जो करंट का जो आमीटर का जो थ्रू का करंट होगा, वो हम लोग का उसका वैल्यू 7.1 डिवाइड बाई 7.4 एम्पियर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। आपको देखने से लग रहा था मेजरमेंट्स का यहाँ पे आमीटर लगा दिया था, बहुत लोग कंफ्यूज करता है, तो आप कहीं भी उसे कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If R1 equal to R2 equal to R4 equal to R, if R1 is equal to R2 is equal to R4 is equal to R, and R3 is equal to 1.1 R, in the bridge circuit, shown in the figure, then the reading on reading an ideal voltmeter connected in ideal voltmeter connected between A and B each,
R4 there is voltmeter A and B, R2 and R3. Option here 0.238 volt, 138 volt, minus 0.238 volt and 1 volt. क्वेश्चन आपको क्या देख कर लग रहा है कि मेजरमेंट का क्वेश्चन है कि नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर आपको कनेक्ट कर दिया, इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज करेगा इसको देख करके कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज। देखिए कहीं भी अगर अभी हम लोग क्या देख रहे थे, किसी भी सीरीज में हम लोग का अमीटर कनेक्टर रहेगा, और अमीटर कनेक्टर का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, उस ब्रांच के थ्रू का करंट आपको बताना है। उसी तरह से अगर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो आपको इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां भी हम लोग क्वेश्चन में वोल्ट मीटर दिया हुआ रहता है, ये आइडियल वोल्ट मीटर दिया रहता है, और ये सब वोल्ट मीटर मीटर इस सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे मत सोचिए कि सर नहीं बता रहे हैं वोल्ट मीटर के बारे में, तो हम लोग पूरा डिटेल इसको पढ़ेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप कभी भी अगर वोल्ट मीटर दिया हुआ है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, इस नोड और इस नोड के बीच का वोल्टेज बताना है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। इसका पोलैरिटी भी दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस दिया हुआ है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, करंट के डायरेक्शन से बता रहे थे कि हायर टू लोअर होगा, वहां प्लस माइनस में नहीं दिया हुआ, इसीलिए वहां पर करंट का डायरेक्शन नहीं दिया था। तो जहां भी आपको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, वहां पर ऑप्शन में भी शायद प्लस और माइनस दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पर हम लोग पोलैरिटी गिवन है, पोलैरिटी मार्क्ड है, इसका मतलब आपको प्लस भी आंसर हो सकता है, उसका माइनस भी आंसर हो सकता है। जैसे ऑप्शन में भी दिया हुआ है प्लस और माइनस। आपको सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको देखना इसका ब्रिज लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं ब्रिज लग रहा है, बहुत सिंपल है। आपको इसको हटा देना है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आपको यहाँ वोल्टमीटर लगाने का आप बाद में लगाइएगा, इसका वोल्टेज निकालिए, इसके बाद आप चेक करिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो आइडियल है, इसीलिए उसको आप हटा दीजिए। यहाँ समझिए कि यहाँ कुछ है ही नहीं है, इस टाइप का सिंपल सर्किट है। अगर हम लोग इस टाइप से सिंपल सर्किट है, अब तो आपको बहुत आसानी से हो गया ना, यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। सपोज दिस इज द V2 एंड दिस इज V3। अब देखिए यहाँ पर टोटल वोल्टेज ये टोटल वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं, फॉर द वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, तो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम हम लोग को वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हम लोग का रेजिस्टेंस के थ्रू जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसके थ्रू सेम करंट फ्लो करना चाहिए। यहाँ भी जो भी रेजिस्टेंस देखिए, टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस का 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम यूज करके V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह से ये रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस का 10 वोल्ट दिया हुआ है, यही वोल्टेज इसके क्रॉस का भी होगा, यही वोल्टेज इसके क्रॉस का भी होगा। तो यहाँ से सिंपल वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम यूज करके V3 का वैल्यू V2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसके लिए हम लोग का R1 R2 R3 का वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो यहाँ पे गिवन दैट R1 वैल्यू R, R4 वैल्यू R, R2 वैल्यू R एंड वैल्यू ऑफ R3 इक्वल टू 1.1 R। अब हम लोग सिंपल यूज कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। तो बाय द वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम V2 इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का हम लोग का वोल्टेज फाइंड करना रहा, तो उस रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखते हैं अगर वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये टोटल R2 इंटू हम लोग का टोटल वोल्टेज 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का R2 का वैल्यू R, R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू R, R प्लस R इंटू 10। तो दिस V2 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2R इंटू 10, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 to 5 वोल्ट हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया। अब हम लोग को V3 का वैल्यू निकालना है, तो V3 इक्वल टू इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाई टोटल इसके सीरीज में रेजिस्टेंस R4 प्लस R3, हियर R3 प्लस R4 इंटू 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3? R3 इक्वल टू 1.1 R डिवाइडेड बाई 1.1 R प्लस R इंटू 10।
इसको सोल्व करेंगे 1.1 आर डिवाइडेड बाई 2.1 आर इंटू 10, आर आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का 2.1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग का 110 डिवाइडेड बाई 21 वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3? देयर इज V3 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 21 वोल्ट आया। 110 डिवाइडेड बाई 21 अगर हम लोग करते हैं, इसका वैल्यू 5.238 आता है, 5.238 वोल्ट। अब चेक कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग को देखिए V3 का वैल्यू फाइंड हो गया, V2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर को आप यूज कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ वोल्ट मीटर यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसका पोलैरिटी प्लस और माइनस दिया हुआ है, सपोज ये V हो गया। तो अब हम लोग को अप्लाई करना है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, VV को VA के टर्म में लिखिए या VA को VB के टर्म में लिखिए। किसी को A के टर्म में लिखने से हम लोग को दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, VA माइनस VB। तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज। देखिए यहाँ इधर हम लोग का ग्राउंडेड सिस्टम है। नॉर्मली जो भी नीचे का जो नोड रहता है वो नोड हम लोग का ग्राउंडेड रहता है, डिफरेंस रहता है, तो उसका वोल्टेज हम लोग का जीरो रहता है। ये बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। तो जो भी इसके क्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा V2, वही वोल्टेज हम लोग का VA का वैल्यू होगा। तो यहाँ VA इक्वल टू V2 होगा। यहाँ पे VB इक्वल टू हम लोग का V3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है। जो भी टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, वही वोल्टेज इस नोड का भी वोल्टेज हम लोग का होगा। आप लोग इसको KVL यूज करके फाइंड भी कर सकते हैं या डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ का वोल्टेज को इसके टर्म में लिखना होगा, या अगर हम लोग इस वोल्टेज को इसके टर्म में लिखते हैं, अब देखेंगे कि अब इस लाइन में कितना हम लोग का ड्रॉप हो रहा है। जैसे अभी हम लोग इसमें लिखेंगे, उसी तरह से इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को VB को VA के टर्म में लिखना है। हियर VB इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग का ए और बी के बीच में पूछा रहा, VB इक्वल टू, पहले हम लोग VA लिख देंगे, VA। अब हम लोग VA से VB की ओर जाएंगे, तो क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दिस इज माइनस V इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, दिस इज इक्वल टू VA, ये ड्रॉप हो रहा, माइनस V हो जाएगा। अब हम लोग VA माइनस VB, V को इस साइड लेकर आ जाएंगे, VB को वहां, तो हियर V इक्वल टू VA माइनस VB। VA का वैल्यू हम लोग का आया था, VA इक्वल टू V2, V2 का वैल्यू 5 माइनस VB का 5.238 वोल्ट, तो दिस इज माइनस 2.38 वोल्ट, 0.238 वोल्ट। यह हम लोग का हो गया VAB। VAB लिखिए, यह हम लोग का दिस इज द रीडिंग इक्वल टू, यहाँ पर V इक्वल टू VAB, इसको हम लोग VAB कर सकते हैं, नहीं VA माइनस VB, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब बताने का मतलब ये हुआ कि जहां भी कहीं वोल्टमीटर लगा हुआ रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो वोल्टमीटर का आप हटा दीजिएगा। अब हम लोग दोनों नोड के बीच का वोल्टेज निकाल लीजिएगा। इसके बाद अब हम इसके बाद आप लोग वहां वोल्टमीटर लगाइएगा, इसके बाद केवीएल कैसे जैसे निकालना होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, साथ बन जाएगा। द कनेक्ट करेंट आईडी, the current ID through the ideal diode, through the ideal diode, zero cut-in voltage, zero cut-in voltage and zero forward resistance, zero forward resistance equals, there is given diode
there is resistance, there is current 2 ampere, 1 ohm, id, resistance 4 ohm plus minus 10 volt. There is option here 0 ampere, 4 ampere, 1 ampere and none of these. देखिए क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है कि डायोड दिया हुआ है तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन होगा। अब वहां से ही बना सकते हैं, यहाँ से ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है डायोड आइडियल, आइडियल के लिए जीरो कट इन वोल्टेज। अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि कट इन वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जब अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ेंगे तो पूरे बिल्कुल आपको अच्छा तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में ये लाइन क्यों लिखा है। देखिए कोई भी अगर हम लोग का डायोड है उसके क्रॉस एक कट इन वोल्टेज होता है। जैसे आप जीना डायोड लेते हैं तो 0.2 वोल्ट होता है, सिलिकॉन डायोड लेते हैं तो आप उसका 0.7 कट इन वोल्टेज होता है। अगर आइडियल अगर कंडीशन से जा रहे हैं तो उसका कट इन वोल्टेज हम लोग का जीरो होता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से बनता है, जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल रूप से पढ़ना है। इसके लिए इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल। बस हम लोग ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर डायोड अगर यूज कर दिया है तो आप टेंशन मत लें कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपका एनालॉग का हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल देखिए जीरो का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मतलब इसमें एक ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस, वो ड्रॉप का वैल्यू हम लोग को जीरो दिया है। और इसके कट इन वोल्टेज होता है जो कि हम लोग का जीरो होता है आइडियल डायोड के कंडीशन में, इसके क्रॉस का वोल्टेज, तो वोल्टेज भी जीरो है, रेजिस्टेंस भी जीरो है। इसका मतलब इसकी क्रॉस का कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो नॉर्मली जितना भी जो क्वेश्चन हम लोग का आते हैं, अगर आपको एनालॉग डायोड अगर आपको सर्किट थ्योरी मिलाकर अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो आइडियल ही जनरली देता है। 95 कंडीशन 95% के केस में वो आइडियल ही हम लोग कराता है। तो यहाँ पर हम लोग इस डायोड से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि यहाँ पे एक आमीटर लगाया हुआ था, वो उस आमीटर के थ्रू का करंट निकलना था। यहाँ भी एक डायोड लगाया हुआ है और डायोड के का जो डायरेक्शन है करंट का ये भी हम लोग का डिफाइन है। और हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। डायोड के इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट हम लोग को नहीं फ्लो करता है। इसीलिए यहाँ पर करंट्स का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी अगर दिया हुआ है तो समझिएगा कि करंट हम लोग का इसी डायरेक्शन में हम लोग को फ्लो करना चाहिए। तो सिंपल अभी जो हम लोग जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें और इसमें पूरा सिमिलरिटी है, पूरा सिमिलरिटी है ना। ये सर्किट इस साइड था और ये सर्किट इस साइड था। आप सिंपल आप इसको कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी है वोल्टेज सोर्स है, इसको आप पहले करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, ये और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आसानी से आप केवीएल अप्लाई कीजिएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो जाएगा। और इसका आंसर हम लोग ऑप्शन सी आएगा, 1 एम्पियर। आप लोग जरूर इसको होमवर्क क्वेश्चंस रहेगा, आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। कहीं भी डायोड इस तरह से अमीटर रहेगा, वोल्ट मीटर रहेगा तो काफी आप घबराइएगा मत उसको देख करके। आप समझिएगा ये सिंपल इस तरह से दिया हुआ है, बता रहा है, पूछा जा रहा है कि आपको उसके ब्रांच का थ्रू करंट कितना होगा। अगर अमीटर दिया हुआ है तो वोल्ट मीटर दिया हुआ है तो उसके किसी भी नोड के क्रॉस का वोल्टेज पूछा जाएगा। इस तरह से डायोड दिया हुआ है, इसका मतलब इस ब्रांच के थ्रू का करंट पूछा जा रहा है, और कुछ नहीं है, इस डायोड का मतलब ही कुछ नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं कल करेंगे, कल शायद कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 2 4 5 क्वेश्चन हैं, करने के बाद हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट का क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप अटेंड नहीं अगर करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ट्रांजिएंट, या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर हो। जैसे अभी हम लोग बेसिक इतना पढ़ चुके हैं, लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो बेसिक अगर आप आज से अगर स्टार्ट करिएगा तो थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ पीछे में डिस्कशन हो चुका है। तो कोई भी क्लास आपको अटेंड करने से पहले आपको स्टार्टिंग से ही अटेंड करना चाहिए, बीच से अटेंड नहीं करना चाहिए। और क्लास आपको गैप भी नहीं करना चाहिए, गैप कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो पता चला पीछे में कुछ पढ़ा दिया गया है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ ज़्यादा उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिएगा कि क्लास स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करिए।
तो कल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट जिस दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस दिन जरूर आप अटेंड करिएगा। जिस दिन से स्टार्ट होगा ट्रांजिएंट, मैं अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि जिस डेट से ट्रांजिएंट आपको स्टार्ट होगा उस डेट से ही आप स्टार्ट कीजिएगा, पूरा एंड कीजिएगा। ट्रांजिएंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रांजिएंट का क्वेश्चन कितना लेंदी है यार। वो लोग पढ़ाता भी है पूरा लेंदी करके, ये करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स, पूरा इंडक्टर के बारे में समझ आता है। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा, मैं यही बोलता हूँ, आप अगर फ्रेशर्स कैंडिडेट है या कोई भी मतलब ड्रॉप आउट भी अगर कैंडिडेट अगर है, हमेशा पहले कोशिश करिए उस चीज़ को समझने का कि गेट के एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आते हैं, येस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप आलतू फालतू चीज बना करके ये मत सोचिए कि ये बना लेंगे, ये सब बुक का क्वेश्चंस बना लेंगे तो हम गेट के एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, टॉप 100 में आ जाएगा, टॉप 500 में, टॉप 1000 में रैंक आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पर गेट का क्वेश्चंस बनना चाहिए आपसे। तो गेट्स का आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम नीचे से जाकर के आप आए। ज्यादा नीचे भी जा रहे हैं तो आप समझिए एक तरह से टाइम को वेस्ट कर रहे हैं आप। तो उसका गेट का स्टैंडर्ड क्या है, ईएस का एक स्टैंडर्ड का, उस ईएस का स्टैंडर्ड क्या है, ईएस के लिए बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, गेट के लिए बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांजिएंट जब अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। इसके बाद में जिस दिन लास्ट होगा ना उसके बाद बताइए कि ट्रांजिएंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर हो, जिस दिन क्लास अटेंड करिएगा, अगर आपको गेट का क्वेश्चन नहीं बनता है, यस का आपका अगर क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, जरूर बात कीजिए क्यों नहीं बन रहा है। उसको क्वेश्चन को व्हाट्सएप कीजिए, हमसे कॉल कीजिए, पूछिए सर ऐसा नहीं बना, तो मैं जरूर उसको आपको हेल्प करूंगा, जरूर मैं बताऊंगा। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, 9905 661559। अगर व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 7992408388। तो कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इसमें, अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।